हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। क्लास 12th के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करने की। एक दिन बीच में गैपिंग हुआ, उसके लिए सॉरी। हाँ, लेकिन एक चीज़ बात है कि जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं इतना सफिशिएंट अमाउंट में कोशिश कर रहे हैं कि प्रोवाइड कर दें कि जो गैपिंग है वो उस गैपिंग को ओवरकम कर सके। दूसरी चीज़, अगर बात करते हैं अपने टॉपिक की, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को अच्छे तरीके से देख लिया। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कहने का इन द सेंस पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के जो पार्ट्स थे, जो बेसिक चीज़ थे, उस चीज़ को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। और इस वीडियोज़ में हम लोग स्टडी करने वाले हैं आपका स्टामेन के बारे में। मतलब स्टामेन के जो बेसिक चीज़ है वहाँ पे तो डिस्कस कर लिया, उसके बाद की जो चीज़ें स्टडी करनी है वो हम लोग को आज स्टडी करना है। सो देर की बस की, चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। लास्ट क्लासेस में अगर बात करें हम लोग, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी किया था कि आपका जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कहने का इन द सेंस समझिए कि फ्लावरिंग प्लांट्स में आपका जो दो पार्ट्स जो होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम लोगों ने स्टडी किया। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वहाँ पे एक चीज़ और देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, फ्लावर्स बियर करते हैं, फ्रूट्स लगते हैं। तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये दोनों एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसके स्पेसिस को आगे की तरफ क्या करने के लिए, बढ़ाने। कहने का इन द सेंस समझे तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन करके उसके नंबर्स को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस चीज़ों को समझने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं स्टैमेन के बेसिक चीज़ को जो स्टडी किया था उसके बाद वाला स्टडी करेंगे। जितने भी आते जाएंगे टर्म्स आपको डिस्कस करते जाएंगे हम लोग। सो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, मतलब कोई सुझाव हो कि किस तरीके से सर पढ़ाने से ज़्यादा वो चीज़ अच्छा हम लोग को लग सकता है, तो वो चीज़ ज़रूर आप शेयर कीजिए ताकि उस पर हम लोग काम कर सके। सो आज का जो हमारे पास टॉपिक है स्टामेन में हम लोग आप बात करेंगे यहाँ पे एंजियोस्पर्म नहीं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है आपका, एंड्रोशियम किसको बोलते हैं, आपको लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था। एंड्रोशियम किसको बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ स्टामेन को, कलेक्शन ऑफ स्टामेन को, है कि नहीं? एंड्रोशियम किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ स्टामेन को। मतलब कि अगर बात करें तो एंड्रोशियम क्या है, आपका होर्ल है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है, होर्ल है। तो यहाँ पे बात करते ये आपको रिप्रेजेंट करता है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब स्टामेन क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दूसरी चीज बात करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट क्लासेस के सबसे एंड पार्ट में हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जो कि है होमोलॉगीज, फ्लावर्स के होमोलॉगीज, मतलब किसको क्या बोलेंगे, ये सारी के सारी चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वो चीजें आपको यहाँ पे जरूरी पड़ेगी और आपको हर जगह पे स्टामेन नहीं देगा। तो वहां पे क्या देगा, उसका जो होमोलॉगीज नेम है उस चीज को यूज करेगा आपके पूरा का पूरा चैप्टर्स में। सो उस चीज को हो सके तो उसको मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि वो चीज आपके इस चैप्टर्स में बार बार आने वाले हैं और दूसरी चीज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बार बार आएंगे। तो वहां पे हम लोगों ने जो होमोलॉगीज देखा था स्टामेन के लिए जो होमोलॉगीज था वो था आपका माइक्रोस्पोरोफिल। ये चीज हम लोगों ने देखा था। तो आप जहां पे माइक्रोस्पोरोफिल देखिएगा, जहां पे भी माइक्रोस्पोरोफिल देखिएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये चीज क्या है, ये फिर नया वर्ड्स है, नहीं, ये है आपका स्टामेन। जब भी माइक्रोस्पोरोफिल की बात करेंगे तो आएगा क्या, स्टामेन। अभी बहुत सारे आएंगे ऐसे। सो इस चीज को हमेशा आपके मन में होना चाहिए। तो स्टामेन को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टामेन को कह सकते हैं ना सर, स्टामेन जो है आपका, स्टामेन या फिर आपका माइक्रोस्पोरोफिल बोले तो ये चीज क्या है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। किसका, फ्लावर्स का।
स्टैमेन या फिर माइक्रोस्पोरोफिल ये चीज क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है किसका, फ्लावर का। दूसरी चीज बात करते हैं, यहाँ पे स्टैमेन के 3 पार्ट्स होते हैं। स्टैमेन के 3 पार्ट्स होते हैं, हाँ हम लोगों ने वहां पे देखा था, एंथर, फिलामेंट और एक है कनेक्टिव। तो दोस्तों अगर बात करें, अगर नजर की तरफ दोहराएंगे तो इस चीजों को हम लोग, इसका बेसिक चीज को हम लोगों ने स्टडी कर लिया वहां पे। तो उस बेसिक चीजों को नहीं करेंगे, अगर आपने नहीं देखा है उस चीज को, अगर नहीं देखा है या फिर कहीं से किसी तरीके से भूल गए हैं, तो उस चीज को, इस चीज के लिए क्या कहिए, एक पार्ट पहले वाला यानी कि पार्ट 3 आप उसको देख लीजिए और उसके बाद आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं गारंटी देता हूं कि क्लियर हो जाएगा। हाँ बेसिकली आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये इस पार्ट की, स्टैमेन के इस पार्ट की बात करने वाले हैं, एंथर की, क्योंकि एंथर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एंथर में ही आपका क्या होता है, मेल गैमेट होता है। सो यहां पे इस चीज को डिस्कस करेंगे। आपने अगर स्ट्रक्चर देखा है तो स्ट्रक्चर शायद इस तरह का दिखता है वहां पे, मतलब इस तरह सा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है कि नहीं। मतलब एंथर, या फिर इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके अच्छे से वो चीज करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता होगा। इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता ही है, थोड़ा सा ये चीज अटैच होता है एक दूसरे के पीछे। मैं यहाँ पे इसलिए क्यों दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है, ये एक दूसरे के पीछे होता है, इस तरह से होता है। तो इस तरीके से होता है, मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप समझ लीजिएगा इस चीज को कि एक दूसरे के पीछे है, मतलब यूं कहे तो इस तरह से है। दो कलर दिखाने का मतलब यही है कि आपको समझ में आ जाए कि एक दूसरे के क्या है, पीछे है, और यही से आपका कनेक्शन होता है। मतलब एंथर इस तरह से होता है, दो कलर वाला। तो इस दोनों को क्या बोलते हैं सर, एक एंथर में आपके 2 लोब्स होते हैं, इसको बोलते हैं लोब्स, LOBES, ये है आपके लोब्स। ये क्या बोलते हैं, एक लोब्स। मतलब एक एंथर में, 1 एंथर में क्या होता है, 2 लोब्स, 2 लोब्स। मतलब एक एंथर में क्या होता है सर, आपका 2 लोब्स होते हैं। दूसरी चीज, एक एंथर में आपका क्या होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। 1 एंथर कंटेन्स 2 लोब्स, 2 लोब्स होते हैं। अब ये 2 लोब्स में बात करते हैं, अगर आप थोड़ा सा और डिटेल की तरफ जाएंगे, तो हर लोब में जो भी 2 लोब्स है ना, उसमें से हर लोब, मतलब एक लोब में आपके 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। सर ये चीज क्या बोलते हैं, आप क्या बोल रहे हैं, तो जरा सुनिए। अब इसको आप जब क्रॉस सेक्शन कीजिएगा, यहां से क्रॉस सेक्शन आप समझते होंगे, मतलब इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में आप कट कीजिएगा, तो जैसे सपोज कीजिए ये दोनों हाथ है, ये पोर्शन से जुड़ा हुआ है। मैंने क्या किया, यहां से यहां इस वाले पोर्शन पे कट कर दिया, इस वाले पोर्शन पे क्या कर दिया, कट कर दिया। तो जो कट पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, दोनों का जो कट वाला पोर्शन, अगर इस तरीके से, अगर इसको ऐसे कट करते हैं, अगर इस तरह से कट करते हैं, तो क्या होगा, वहां पे एक जो स्ट्रक्चर्स दिखेगा, मैं उसको यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, और वहां से मैं समझाऊंगा कि क्या किस तरह से होता है। वहां पे स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह का होता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को वहां पे मिलता है। थोड़ा सा वो चीज इलेबोरेट होता है वहां पे, लेकिन बस समझने की फेर है वहां पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हर कॉर्नर में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखता है। हर कॉर्नर में क्या होता है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखता है आपके।
अब लोब्स मैं बोल रहा हूं कि लोब्स दो होते हैं, दो लोब्स होते हैं, ये दिख रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है ना सर इधर का है और ये वाला पोर्शन इधर का है, मतलब कि इसको जब ट्रांसवर्स सेक्शन में कट कीजिएगा तो वो इस तरह से दिखेगा। तो अब जरा बात करते हैं कि इस पोर्शन को एक लोब्स यहाँ पे और एक लोब्स यहाँ पे, दूसरे चीज। अब एक लोब्स में आप देख रहे हैं ये चीज दो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, दो है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया बोले या फिर पॉलन सेक्स। क्वेश्चन आता है कि सर क्या पॉलन सेक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया एक ही होता है? बिल्कुल, थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि क्या क्यों दोनों अलग अलग है, थोड़ा सा अलग है, कैसे है, लेकिन आप एज्यूम कीजिए, आप मान ही लीजिए कि दोनों के दोनों क्या है, एक ही है। माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पॉलन सेक्स की बात करें तो दोनों का दोनों चीज क्या है, एक ही है। मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया ही आपका क्या है, पॉलन सेक्स है, मतलब कि पॉलन सेक्स का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब कि हर लोब में ईच लोब, मतलब ईच एंथर लोब्स बोल सकते हैं ना उसको, ईच एंथर लोब्स, एंथर का है तो एंथर लोब्स बोलेंगे। ईच एंथर लोब्स क्या कंटेंस, क्या कितने, 2 1 2 पॉलन सैक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया। दो पॉलन सैक्स या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। एक लोब में ये चीज बात कर रहे हैं, एक लोब में आपके क्या होता है, दो पॉलन सैक या फिर दो माइक्रोस्पोरेंजिया, बात वही चीज है। तो दो में जरा बताइए दोस्त कि दो में कितने हो जाएंगे, 4 ना, 4 हो जाएंगे। मतलब कि एक, अब यहां पे कहने समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश कीजिए, तो एक में दो तो दो में 4 है कि नहीं। तो इसका मतलब यह है कि एक एंथर में दो लोब्स, तो एक लोब्स में दो तो दो लोब्स में 4, इसका मतलब कि एक एंथर में आपके 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इजंट इट? मतलब कि 2 लोब्स और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब कह सकते हैं 1 एंथर contains 2 anther lobes and 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिंगुलर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, प्लूरल होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक एंथर में कितना होता है, एक एंथर में कितना होता है, हमको दिख गया 2 एंथर लोब और आपका 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक बात भूल रहे हैं दोस्त, यहाँ पे लोब्स कितने हैं सर, एक एंथर में लोब्स कितने हैं, 2, और 2 लोब्स होने की वजह से एंथर को कहते हैं बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर। बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर क्यों, बाई में 2 होता है और लोब में, तो आप समझ रहे हैं, मतलब 2 लोब वाला स्ट्रक्चर को बोलते हैं। अब यहां से देखने की कोशिश किया, जब एंथर का स्ट्रक्चर देखिएगा तो टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल कहने का मतलब 4 साइड वाला, देखिए 1 2 3 4 4 वाला है ना, टेट्रागोनल जिसको बोलते हैं ना, 4 साइड वाले। तो अब सुनिए, यहाँ पे इतना क्लियर है, एक एंथर में आपके क्या है, 2 एंथर लोब्स है, हमें दिखने को मिला है 1 2। अब एक एंथर लोब्स में आपका क्या है, एक एंथर लोब्स में ईच एंथर लोब्स कंटेन्स क्या, 2 पॉलन सैक्स 1 2। और दूसरे फिर बात करते हैं कि एक एंथर में कितना हो गया, फिर 2 में कितना हो जाएगा, 2 में 4। तो कह सकते हैं कि एक एंथर में आपका 2 एंथर लोब्स और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसी वजह से इसको कहते हैं डाइथेकस। एंथर को कहते हैं आपका क्या, डाइथेकस एंथर। मतलब यहां से लिख सकते हैं क्या, सच एंथर having 4, क्या पहले 2 वाला लिख देते हैं, 2 एंथर लोब्स एंड क्या 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड डाइथेकस एंथर्स।
डाइथेकस एंथर्स बोल सकते हैं, टू सेल्ड स्ट्रक्चर एंथर बोल सकते हैं, या फिर और टू सेल्ड एंथर्स। अब आपकी एनसीईआरटी बुक की बात करते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक की। तो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है टूथेका, वहां पे टूथेका है, तो टूथेका इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइथेकस। एक है ना, एक आपका इधर और एक आपका इधर, तो इसको बोलते हैं आपका डाइथेकस। सो ध्यान दीजिएगा, लोब्स को कुछ बोल रहे हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं कि वैसे एंथर जिसमें आपके क्या होते हैं, वैसे एंथर जिसमें आपके 2 एंथर लोब्स होते हैं और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 2 एंथर लोब्स होते हैं और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, उसको क्या बोलते हैं आपका डाइथेकस, DITHECOUS, डाइथेकस एंथर, या फिर आपका टू सेल्ड एंथर्स। इज इट क्लियर? इतना का सारा चीज चलिए क्लियर है। अब बात करते हैं कि बहुत कम ही ऐसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं जिसमें आपका सिर्फ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया की जगह पे 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। मतलब कि एक एंथर में एक आपका ये चीज, जैसे आपका चाइना रोज की बात करते हैं तो चाइना रोज में आपका सिर्फ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। मतलब अगर बात करते हैं यहाँ पे, एक चीज हमें पत्ते की बात निकल के आई क्या, कि कुछ ऐसे भी फ्लावर्स है, कुछ ऐसे फ्लावर्स है जिसमें सिर्फ क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। इन जनरल 4 होगा, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स होंगे जिसमें आपके 4 की जगह पे 2 आपके माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। जैसे आपका जो चाइना रोज है, चाइना रोज में जो होता है आपका क्या होता है, ईच एंथर लोब में क्या होता है आपका, ईच एंथर लोब में आपका क्या होता है, लोब में आपका तो होगा 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ईच एंथर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया तो होगा, लेकिन यहां पे एंथर लोब ही एक ही होगा, एंथर लोब ही एक ही होता है। मतलब यहां से लिख सकते हैं, इन सम प्लांट्स लाइक China rose, in some plants like China rose, anther contains या फिर have only one anther lobe, और एक एंथर लोब होगा तो इसके पास कितना हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड 2 दिख रहा होगा नीचे, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये आपका, इसको तो क्या फिर डाइथेकस बोलेंगे, इसको एक लोब है, मतलब 2 लोब स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ एक इस तरह से होता है, मतलब कि इस तरह से, मतलब मान लीजिए सपोज कीजिए, तो क्या इसको डाइथेकस बोलेंगे? डाइथेकस बोलना सही बात है क्या? नहीं, डाइथेकस नहीं बोलेंगे मेरे दोस्त, यहां पे क्या बोलेंगे, मोनोथेकस। मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स 2, बस इसमें कितना होता है, थेका 1 होता है। मतलब ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, मोनोथेकस। सच सिचुएशन इज कॉल्ड, सच एंथर्स आर कॉल्ड मोनोथेकस एंथर। इसके बाद हम लोग यहां पे लिखते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। Such anthers are called monothecous। मोनोथेकस एंथर बोल सकते हैं, या फिर वन सेल्ड एंथर बोल सकते हैं, सिंगल सेल्ड एंथर बोल सकते हैं, एंथर्स। सो इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए, मोनोथेकस एंथर क्या है और डाइथेकस एंथर क्या है, ये चीज क्लियर है किस में पाया जाता है, सारा का सारा चीज। मोनोथेकस ये एग्जांपल क्या है। अब जब ये देखिएगा, अब जब ये एंथर आपका मैच्योर स्टेज में जाता है, जब एंथर मैच्योर स्टेज में जाता है तो होता क्या है ना सर, इसके बीच में आप देख रहे होंगे सेपरेशन है, दोनों के बीच में क्या है, सेपरेशन है। ये सेपरेशन आपके क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये सेपरेशन क्या हो जाता है, आपके टूट जाता है और ये एक बन जाता है। ये सेपरेशन आपके क्या होता है, टूट जाता है और ये चीज क्या होता है, एक ही बन जाता है। इज इट क्लियर? और इसको बोलते हैं आपका क्या, डिसोल्यूशन ऑफ 2 एंथर वॉल। इसका जो एंथर वॉल बीच में जो होता है आपका, जो इसके बीच में जो वॉल्स होता है, इस वॉल्स का क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है, नष्ट हो जाता है। कब? जब मैच्योरिटी के स्टेज को रीच करता है
तब एट मैच्योरिटी इस चीज को लिख सकते हैं। बहुत मतलब कोशिश करेंगे कम से कम लिख करके वो सारी की सारी चीज को समझने की। क्यों? क्योंकि अगर सर ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब 45 to 60, ये 45 to 50 मिनट्स का तो हो ही जाएगा आसानी से। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि एट मैच्योरिटी द टू माइक्रोस्पोरेंजिया of nth लोब गेट क्या हो जाएगा? कंबाइंड, या फिर दूसरा वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, कंबाइंड और यूनाइटेड यूज कर सकते हैं बाई क्या? डिसोल्यूशन ऑफ क्या? पार्टीशन वाल, जो बीच में पार्टीशन है तो होता है सेपरेशन, पार्टीशन वॉल बिटवीन देम। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जब मैच्योरिटी के स्टेज को रीच करता है, मैच्योरिटी से पहले दोनों का दोनों क्या था? सेपरेट था, अलग अलग था। लेकिन जैसे मैच्योरिटी के स्टेज को रीच करता है, इसके बीच का जो वॉल्स होता है ये चीज क्या होता है? गायब हो जाता है। और गायब हो जाता है तो ये चीज क्या होता है? आपका सेपरेट हो जाए, ये कंबाइंड होता है, यूनाइट हो जाता है। मतलब कि आपका ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया, दो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये दोनों एक साथ मिल जाएगा और ये दोनों एक साथ मिल जाएगा। अगर एनसीईआरटी के बुक्स में आपने देखा होगा तो वहां पे एक फिगर दिखाया गया है जिसमें आपका ये चीज मिला हुआ है। सो यहां इतना तक क्लियर है आपको। इसके बाद अभी आपके प्रोसेस बचे हुए हैं, सो उस चीज को देख लेते हैं आगे की तरफ। मोनो, यहां पे हम लोगों ने क्या देखा? मोनोथेकस क्या है, डाइथेकस क्या है, सारा का सारा चीज देखा। अब क्या सर क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा भी होता है कि किसी किसी कंडीशंस में माइक्रोस्पोरेंजिया एक ही होता है? क्या ऐसा भी कंडीशंस कोई होता है क्या? तो नहीं, बहुत कम, रेयर होता है, बहुत कम। और वो होता है आर्क्यूथोबियम, एक चीज नाम है आर्क्यूथोबियम, एक प्लांट्स का नाम है। इसमें क्या होता है? आपका सिर्फ 1 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। आप समझ सकते हैं, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। आर्क्यूथोबियम प्लांट में आपका 1 माइक्रोस्पोरेंजिया आता है, मतलब एक लोब में, 1 एंथर लोब में 1 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। और इस सिचुएशन को बोलते हैं, ऐसा सिचुएशन को बोलते हैं क्या? मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन। बहुत रेयर होता है ये चीज, बहुत रेयर, बहुत कम, ना के बराबर। सो याद रखिएगा कि ये जो ऐसा प्लांट है जिसमें क्या होता है, एक आपका क्या होता है, ये चीज एंथर होता है, और उस एंथर में लोब कितने होते हैं? एंथर लोब्स 1 होंगे, और उस एंथर लोब्स में माइक्रोस्पोरेंजिया कितना होगा? तो 1 होगा। और इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशंस। इज इट क्लियर पूरी तरीके से? मतलब यहां पे दो चीज मेला का नहीं, एक ही होगा, बस खत्म पूरी तरीके से। शो इतना क्लियर हो गया, ये चीज सारा का सारा चीज क्लियर होता है। आगे की तरफ देखते हैं तो कह रहा है कि जब ये यंग होता है ना सर, ये यंग होता है, तो यंग होता है तो थोड़ा सा मैं आपको 10th की तरफ से लेके जाऊंगा, 10th की तरफ, 11th की तरफ लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां से इसका लिंक है। लिंक क्या है? मतलब कि वो टेररिस्ट वाला लिंक नहीं है सर, यहाँ पे लिंक बहुत अच्छी चीज है। कह रहे हैं यहाँ पे कि जब ये आपका यंग होता है, यंग होता है मतलब कि आपका अभी डेवलपिंग स्टेज में होता है, तो इसका जो वॉल सेल्स होता है ना सर, पूरी तरीके से ये किस चीज के सेल्स से बना होता है? आपका मेसोडर्म, ये क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का नाम सुना होगा आपने। मेरिस्टेमेटिक सेल्स याद कीजिए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स किसको बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स को एक और नाम से जानते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स। मतलब ये चीज क्लियर है कि फोटोसिंथेटिक सेल्स का नाम से समझ में आ रहा है कि इसके जो सेल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बना पूरी तरीके से। होमोजेनस का मतलब ये हो जाएगा कि दूसरा आपका सेल्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। हाँ, उसके बाहर में जो होगा क्या होगा? सराउंडेड होगा किसे? एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस तो लाजमी बात है, एपिडर्मिस आपको प्रोटेक्ट करता है, उसको बहुत एडवर्स सिचुएशन से प्रोटेक्ट करता है, तो वो तो होना ही है।
इजंट इट? तो ये चीज आपको याद रखना कि जब वो यंग होता है तो वो चीज क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बना होता है, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स को सराउंड करता है कौन, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तो पता है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग। सो एट यंग स्टेज the young anther is a homogeneous mass of क्या, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स और which is surrounded by विच इज सराउंडेड बाय किस चीज से, एपिडर्मिस से, एपिडर्मिस। यहां पे मैं बहुत चीजें आपको बताने वाला हूं, बहुत चीजें बताने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा ये यूजफुल होंगे। कैसे, अब जरा देखिए कैसे। यहां पे तो आपको समझ में आ गया कि क्या होगा कि जब यंग एंथर होता है, एंथर यंग होता है, आपका मेरिस्टेमेटिक सेल से बना होता है, कंप्लीटली पूरी तरीके से होमोजेनस, कहने का मतलब ही वही चीज हो गया। तो दूसरी चीज यहां पे बात कर रहा है कि यहां पे इसके ऊपर लेयर एक होता है किस चीज का, एपिडर्मिस का। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जो मैं अभी बातें करने जा रहा हूं वो बहुत ही शानदार है। वो क्या है कि जब सर ये चीज इतना हो गया तो ग्रो तो करेगा, ग्रो तो करेगा ना सर, और जब ग्रो करेगा तो उसके तुरंत मतलब कि जो आपके कॉर्नर साइड्स है ना सर, यहाँ पे आपके इसके नीचे लेयर्स में आपके बहुत सारे सेल्स देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दो चीजें बताऊंगा यहाँ पे सर। क्या चीज, एक तो आपको एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल, और दूसरी चीज हाइपोडर्मल होता है, हाइपोडर्मल। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को, क्या होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि हाइपोडर्मल क्या होता है। कोई भी प्लांट्स के अगर सेल्स ले लीजिए, कोई भी प्लांट्स का कोई स्ट्रक्चर ले लीजिए, तो सबसे बाहरी वाला जो लेयर होता है, सेल्स का लेयर होता है, उसको बोलते हैं एपिडर्मल। जरा से देख लीजिए। अब इस यहां तक के स्ट्रक्चर को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे तो शायद इस तरह का होगा। कुछ इस तरह के, क्योंकि देख लीजिए कवर्ड है ना सर, और मैंने तो थोड़ा सा वो चीज कम कवर किया है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर, मतलब कवरिंग, मतलब ये कॉर्नर के दिखा रहा हूं, तो ये चीज सबसे बाहरी वाला लेयर है। और लेकिन इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस या फिर एपिडर्मल सेल्स। दूसरी चीज, इसके नीचे जितने भी आएंगे, ये सारे के सारे चीज, ये सारे के सारे चीज को क्या बोलते हैं, ये हाइपोडर्मल। हाइपोडर्मल सेल्स क्या है, हाइपोडर्मल सेल्स और या फिर हाइपोडर्मल टिश्यू की बात करते हैं तो ये वो टिश्यू या फिर वो सेल्स होते हैं जो एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, मतलब एपिडर्मल के नीचे दबे होते हैं। सो याद रखिए, सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं हाइपोडर्मल, सॉरी ये एपिडर्मल, और उसके नीचे वाले लेयर को क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल। हाइपोडर्मल लिख सकते हैं, हाइपोडर्मल सेल्स किसको बोलते हैं, हाइपोडर्मल, या फिर यहां पे भी दिख रहा होगा तो यहां पे लिख सकते हैं हाइपोडर्मल सेल्स किसको बोलते हैं आपको, लेयर ऑफ सेल्स beneath the क्या, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल्स। जो आपके एपिडर्मल सेल्स का नीचे जो लेयर, सेल्स का लेयर होता है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मल। तो कह रहा है सर कि कुछ ही समय के बाद जब वो ग्रो करने लगता है तो होता क्या है, आपकी इस स्ट्रक्चर पे, इसी चीज को मैंने कट किया है, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका कॉर्नर साइड पे बहुत अच्छे से दिखने लगता है हाइपोडर्मल सेल्स। और हाइपोडर्मल सेल्स में आपको दिखेगा क्या, यहाँ पे हाइपोडर्मल सेल्स में आपको ये चीज पहले इस वाले से, मतलब कि आपके अगल बगल वाले जो सराउंडिंग के सेल्स है उससे डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिफरेंस कैसे देखने को मिलेगा, तो इसमें आपका डेंस साइटोप्लाज्म होगा। हाइपोडर्मल सेल्स में क्या होगा, यहाँ पे हाइपोडर्मल सेल्स की बात करें तो हाइपोडर्मल सेल्स में आपका क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। उसके साथ साथ और क्या होगा आपके पास, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट दिख रहा होगा पूरी तरीके से, नहीं दिखेगा यहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यहाँ पे नहीं दिखेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा और अच्छा खासा वो चीज डेवलप्ड स्टेज में होगा। मतलब ये आपके डेंस साइटोप्लाज्म होंगे, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होंगे, इसके साथ साथ आपके बहुत सारे चीज होंगे जहां पे साइटोप्लाज्म साइज इसका बड़ा होगा आपके एपिडर्मल सेल से। सो ये चीज आपको देखने लगता है कहां पे, ये चीज कहां पे, कॉर्नर पे, ये चारों कॉर्नर पे देखने को मिलेगा। ये कहां पे देखने को मिलेगा, जहां पे डिफरेंशिएशन कहां देखने को मिलता है, यहाँ पे कॉर्नर पे। इज इट क्लियर? तो ये चीज आपका सारा का सारा चीज ये आपके एंथर के बारे में है। आप देख रहे हैं एंथर के बारे में कितनी जानकारी है जो हम लोग नहीं जानते थे, है कि नहीं? मतलब चारों के कॉर्नर पे जो है, आपको मैंने थोड़ा सा इसको ओवरव्यू किया, इस पोर्शन को मैंने क्या किया, थोड़ा सा जूम आउट किया और जूम करके बाद दिखाया। तो जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस तरह से, ये आपका एपिडर्मिस है, एपिडर्मल सेल्स है, और एपिडर्मल सेल्स के नीचे आपका क्या है, हाइपोडर्मल। और हाइपोडर्मल के पास आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, इसमें आपका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है पूरी तरीके से। मैंने दिखाया नहीं, आप समझ जाइए। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है आपके पास, डेंस साइटोप्लाज्म है पूरी तरीके से यहाँ पे, अच्छा साइटोप्लाज्म है। दूसरी चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा इसका साइज भी ज्यादा है किसके तुलना में, यहाँ पे। अब सर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो चीजें मैं अभी बता रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि यहां से मैं जो चीजें बताऊंगा ये बहुत ही ज्यादा वेरी करेगा। तो आप जरा देख रहे हैं ना कि सर्कुलर पोर्शन पे यहाँ पे कॉर्नर में जो हो रहा है, कॉर्नर में आपका देखेंगे कि जो सेल्स का स्ट्रक्चर है, जो सेल्स अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट होता है, वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है कि नहीं? प्लेट इस तरह से होता है ना सर, प्लेट इस तरह से होता है कि नहीं? तो ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है, या फिर इसको बोलते हैं आपका, ये इसको एक और नाम से बोलते हैं क्या, क्रिसेंट शेप। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स में बोल सकते हैं या फिर क्रिसेंट शेप बोल सकते हैं। तो ये क्रिसेंट शेप और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स में जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है, ये सेल्स का अरेंजमेंट जो होता है ना सर, ये चीज पूरा का पूरा, चाहे आपका वो एपिडर्मल सेल्स हो, उसके नीचे आपका हाइपोडर्मल सेल्स हो, पूरी तरीके से ये चीज फॉर्म करता है क्या, ये चीज फॉर्म करता है आपका आर्किस्पोरियम। इसी चीज को बोल देते हैं क्या, आर्किस्पोरियम। इसको क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियम। ये पूरी तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पे, पूरी तरीके से किनारे वाले जो ये चीज आपका जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इस चीज को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आर्किस्पोरियम सेल्स। आर्किस्पोरियम सेल्स क्या करता है, डिवाइड करेगा। मतलब आर्किस्पोरियम फॉर्म करता है, तो आर्किस्पोरियम जो फॉर्म करता है उसके सेल्स को बोल सकते हैं ना सर, आर्किस्पोरियल सेल्स बोल सकते हैं ना। मतलब आर्किस्पोरियम आपको समझ में आया? देखिए मैं समझाता हूं कि जो यहां पे हाइपोडर्मल सेल्स और एपिडर्मल सेल्स आप देख रहे हैं, ये किस फॉर्म में रहते हैं आपके, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स में, प्लेट शेप में, या फिर आपके किस चीज में, आपके एक और शेप नाम दिया आपके क्रिसेंट शेप में। क्रिसेंट शेप में स्ट्रक्चर में ये चीज रहते हैं, फॉर्म में रहते हैं। कौन? आपके कॉर्नर पे, जो चारों कॉर्नर पे जो सेल्स होते हैं वो, इसी को नाम दे दिया गया है, इसी प्लेट लाइक और क्रिसेंट शेप को नाम दे दिया क्या है, आर्किस्पोरियम। आर्किस्पोरियम नाम दे दिया गया है। और इस आर्किस्पोरियम के सेल्स को क्या बोल सकते हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स। अब आर्किस्पोरियल सेल्स ये चीज क्या करता है, डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा जरा सुनिए। जानना चाहते हैं कैसे डिवाइड करेगा? मैं बताऊंगा आपको। सो बी कनेक्टेड विथ अस, बी द फैमिली ऑफ मार्गदर्शन आर्के क्लासेस। लेट्स गेट स्टार्ट। आर्किस्पोरियल सेल्स क्या है? आर्किस्पोरियल सेल्स, आर्किस्पोरियम के सेल्स को बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स। अब आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड करता है, पेरिक्लिनल डिवीजन करता है, पेरिक्लिनल डिवीजन करता है, रेडियली इनलार्ज करता है, रेडियली इनलार्ज करके यही चीज तो ये चीज बनाता है, यही तो यहाँ पे टूट जाता है। ये बाद में मैंने बोला ना, ये चीज अगर आप स्ट्रक्चर्स को देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, मैं दूसरा बनाता हूं, उसको टाइम लगेगा वो चीज। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था।
कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था ना। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये चीज ब्रेक करता है ना यहाँ पे पूरी तरीके से, तो अब डिवीजन करेगा तभी तो ब्रेक करेगा सर। तो डिवीजन मैंने बोला है कि यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो कौन सा डिवीजन करते हैं, जो कॉर्नर के जो सेल्स होते हैं जिसको ऑर्किस्पोरियम सेल्स जो बोल रहे हैं, ऑर्किस्पोरियम सेल्स कौन सा डिवीजन करते हैं, पेरिक्लिनल। रेडियली इनलार्ज करेगा, रेडियली क्या करेगा, इनलार्ज करेगा। रेडियल डायरेक्शन आप समझते होंगे, रेडियली इनलार्ज करके वो चीज डिवीजन करेगा, पेरिक्लिनल डिवीजन। ध्यान दीजिएगा पेरिक्लिनल डिवीजन किसको बोलते हैं, पेरिक्लिनल। मैं समझाता हूं, दो डिवीजन होता है यहाँ पे, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल। आगे जब पढ़िएगा तो यहाँ पे बात करेंगे एंटीक्लिनल। तो पेरिक्लिनल क्या होता है, सुनिए। सपोज कीजिए ये हमारे पास सेल्स है, सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, सेल्स है। अब सेल्स का सरफेस से ये है, सेल के सरफेस को हम लोग इंडिकेट कर देते हैं, यह चीज सेल का सरफेस ये है कि नहीं। सेल का सरफेस ये है आपका, ये पूरी तरीके से ये चीज क्या है, सेल का सरफेस है। कह रहा है कि पेरिक्लिनल डिवीजन क्या है, सुनिए। अगर इसका डिवीजन इस सेल का, सपोज पार्टिकुलरली मैं इस सेल की ले रहा हूं, मैं पार्टिकुलरली इस सेल की ले रहा हूं डिवीजन, आप एक से मैं समझा रहा हूं, आप समझ जाइएगा। अगर इसका डिवीजन इसके पैरेलल हुआ, सेल सरफेस के एक्सिस के अगर डिवीजन का एक्सिस पैरेलल हुआ, मतलब ये इसका डिवीजन क्या है, ऐसे है ना, ऐसे। मतलब कि अब ये चीज कैसे बन जाएगा, कितना बन जाएगा, इस तरीके से, है कि नहीं है। मतलब यहां पे डिवाइड करके ये एक सेल्स दो सेल्स में बदल जाएगा। मैं एक सेल्स को बता रहा हूं। तो अगर ये डिवीजन आपका इस तरीके से हुआ, मतलब जिसका डिवीजन का एक्सिस अगर पैरेलल हुआ आपके ये सेल एक सरफेस के एक्सिस के, तो इसको बोलते हैं पेरिक्लिनल एक्सिस, पेरिक्लिनल डिवीजन। ठीक उस तरीके से सारा का सारा चीज हो जाएगा, है कि नहीं। तो मतलब यहां पे देखिए, ये सेल का सरफेस, ये सेल का सरफेस एक्सिस है और ये आपका डिवीजन का एक्सिस है। मतलब पैरेलल वो चीज क्या है ना, न्यूक्लियस आपका इस तरीके से था, न्यूक्लियस इस तरीके से था, इसका सेल का सरफेस ये है, तो इसका डिवीजन ऐसे किया और ये चीज सेल्स आपके दो टुकड़ों में बट गया, न्यूक्लियस में एडजस्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो अब ये सेल्स दो हो गया, डिवीजन के लेयर क्या है, ये क्या है आपका एक्सिस, क्या है, पैरेलल है। तो पेरिक्लिनल पैरेलल डिवीजन में होता है। तो याद रखिए, पेरिक्लिनल आपके एक सेल सरफेस के एक्सिस के पैरेलल में डिवीजन होता है। दूसरी चीज बोलते हैं एंटीक्लिनल। आप याद करने का ट्रिक याद कर सकते हैं, पी से पेरिक्लिनल और पी से पैरेलल एक्सिस, पी से पेरिक्लिनल और पी से पैरेलल एक्सिस। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, दूसरी चीज बात करते हैं एंटीक्लिनल क्या होता है, आप वो भी देख लेते हैं ताकि बाद में जब आएगा तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। एंटीक्लिनल डिवीजन। अब एंटीक्लिनल डिवीजन क्या होता है, सपोज कीजिए मैंने वही चीज लिया, बहुत सारे सेल्स, ज्यादा सेल्स नहीं लेते हैं, 2-3 सेल्स लेते हैं। ये सेल्स है आपके पास, ये आपके पास क्या है, सेल्स है। इसका भी सरफेस एरिया इंडिकेट, सरफेस वो चीज इंडिकेट कर देते हैं, सेल सरफेस। ये आपके सेल सरफेस दिख रहे हैं, ये सेल सरफेस हो सकता है, ये सेल सरफेस हो सकता है, ये सुनो। तो अब सेल का सरफेस के एक्सिस के अगर डिवीजन इसका परपेंडिकुलर हुआ, अगर इसका डिवीजन परपेंडिकुलर हुआ, मतलब एक सेल्स को मैंने लिया इस चीज को, तो अगर डिवीजन अगर परपेंडिकुलर हुआ इसके, मतलब इनके बीच का डिग्री क्या होना चाहिए, 90 डिग्री हुआ, तो इसको बोलते हैं एंटीक्लिनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, एंटीक्लिनल डिवीजन। और अब ये सेल्स आपका इस तरीके से टूट करके बन जाएगा, एक सेल्स दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और बाकी सारे सेल्स भी इस तरीके से डिवाइड करेंगे, है कि नहीं। तो ये चीज डिवीजन आपका क्या होता है, एंटीक्लिनल। एंटीक्लिनल में याद कि टी आपका इस तरह से होता है ना, तो डिवीजन का एक्सिस यही होगा। मतलब कि सेल सरफेस के एक्सिस के अगर डिवीजन का एक्सिस परपेंडिकुलर हुआ तो एंटीक्लिनल डिवीजन, और अगर पैरेलल हुआ तो आपका पेरिक्लिनल डिवीजन। ये दोनों याद रखिएगा। मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है, इसीलिए ये चीज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। सो ये आपका जो लेक्चर वीडियो था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा। और जो भी आपके सगे संबंधी जो भी चाहिए उनको आप इस चीज को शेयर कर सकते हैं। मैं ऐसा, मेरे कहने का इन द सेंस कि आपको ज्यादा से ज्यादा वो चीज बेनिफिट हो सके, तो ये चीज आपके पास है। अब ये जो पेरिक्लिनल, मैं बात कर रहा हूं, अपने टॉपिक पे आता हूं। आर्किस्पोरियल सेल्स आपका क्या करता है, डिवीजन करता है, कौन सा, पेरिक्लिनल डिवीजन। जब पेरिक्लिनल डिवीजन करता है तो उससे क्या बनते हैं, दो लेयर्स बनते हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर।
outer parietal cells और inner sporogenous cells, दो तरह का डिवीजन होता है। अब जब आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड करता है, वहां पे पेरिक्लिनर डिवीजन करता है, तो रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ टू आउटर पेराइटल सेल्स एंड इनर स्पोरोजेनस सेल्स। अब आपको सोच रहे होंगे कि पेराइटल सेल्स क्या है और स्पोरोजेनस सेल्स क्या है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट टू नो अबाउट द स्पोरोजेनस एंड पेराइटल सेल्स। क्या है स्पोरोजेनस और क्या है पेराइटल सेल्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल के साथ अगले वीडियोस में। सो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, बी कनेक्टेड विथ अस, बी द फैमिली ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। सो आज का लेक्चर पूरा तरह से कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव फॉरएवर।